गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए इस चैप्टर का। और एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 10th की बात करें तो वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ठीक है दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक, तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को 2 टर्म्स में समझाना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है बेटे दोस्तों? फ्लोरा मतलब क्या होता है? जानवर। और फौना मतलब क्या होता है? वनस्पति। ये बहुत ही तेजी से यानी वाइल्ड रूप में पाई जाती है किसी भी देश में। या कह सकते तो वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं दोनों का होता है, फ्लोरा एंड फौना का। अब आप लोगों को फ्लोरा का मतलब पता लग गया, जानवर, और फौना मतलब क्या हो गया। यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल है ट्रीज, छोटे छोटे स्क्रब्स, हर्ब्स वगैरह, ये सब किस में आता है? फौना में आता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो रिचनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, ठीक है। From the function but we are the closely integrated the system through the multiple network of independency। मतलब जितने भी जीव जंतु हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये सब किसमें आते हैं? बायोडाइवर्सिटी में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, है ना। पिछले पहले पेपर्स में आया और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये स्पीसीज है, जो हमारी मार्केट में हमारे पास जो स्पीसीज अवेलेबल है, तो आप लोगों ने कौन कौन से स्पीसीज देखे होंगे? ऐसे स्पीसीज देखे होंगे जो हमारे यहाँ पे सराउंड में आसानी से मिल जाता है। अगर मैं सराउंड की बात करें तो यहाँ पे तोता, कोयल से मिलकर आपको यहाँ पे पेड़ पौधे, नीम वगैरह, अमरूद वगैरह, आम वगैरह, मतलब ये तुम्हें लेकिन अगर बहुत अधिक संख्या में ये मिले, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप इसको देखने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे रिचनेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको चीता वगैरह मिलेगा, हाथी मिलेगा, आपको बड़े मैमल्स मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम हाथी के नाम से जानते हैं। आपको चीता, शेर वगैरह सब देखना है अच्छे से, वहाँ पे आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? जंगल में। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अगर राजस्थान की रिचनेस देखनी है तो आपको रणथंभौर जाना पड़ेगा, सरिस्का जाना पड़ेगा, ठीक है, चंबल घड़ियाल जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पर इनको रिजर्व किया गया है क्योंकि हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल होती है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। इनकी रिजर्वेशन के प्रोवाइड करने के लिए जंगल्स को रिजर्व किया जाता है। तो अब हमने ये ढंग से पढ़ लिया, लेकिन हमारे सामने ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे एग्जिट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप चीता की बात करो, पिन हैंडेड डक की बात करो, माउंटेन क्रोल की बात करो, फॉरेस्ट की बात करो, ऑफ्लेट की बात करो, प्लांट्स की बात करो, इन सब धीरे धीरे हमारे बीच से गायब होते चले जा रहे हैं, तो ठीक है। इसके बारे में तो दोस्तों मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। पीछे कितना? कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश टाइम फॉरेस्ट को बहुत तेजी से काटा गया। वो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट थी और जहाँ पर अपने आप को कॉलोनी बनाने थे, वहाँ के रिसोर्सेज को उन्होंने बुरी तरह क्या किया? लूटा। सबसे अच्छा सब तो वो शुरुआत थी कि धीरे धीरे कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता चला गया। जो भारत अगर देश की बात करें तो यहाँ पे रिचनेस ऑफ स्पीसीज अवेलेबल थी, लेकिन
पेड़ों को बहुत आसा क्या किया उन्होंने, दोहन किया, पेड़ काटे, चाहे रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और चाहे अपनी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए या कोल माइंस के लिए। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ी से पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो अब हमने ये जाना कि फॉरेस्ट का जो कॉलोनियल पीरियड था वो हमेशा ब्लैकिश एरा के रूप में काम आता है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का अंधाधुंध कटाई हुई और वो कटाई का नतीजा है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आज हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे बीच से जो ट्रीज वगैरह है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उस पर डैमेज होगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा मैं अगर कारण चाहूँ प्रेजेंट टाइम का, ये वहता सा जो विकास है वो भी इसका सबसे बड़ा मेन कारण है। विकास की वजह से यहाँ पर बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई हुई, चाहे आप माइनिंग को ले लो, चाहे फॉरेस्ट से अवेलेबल आइटम जो हमें चाहिए वो ले लो, चाहे हमारे पॉपुलेशन एक्सपेंशन ले लो, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। ठीक है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वैनिशिंग फॉरेस्ट कितने, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ इंडिया आर स्ट्रगल्स, यानी फॉरेस्ट एरिया ट्रीज आर कवर कंट्री एस्टिमेट 8,72,276 square kilometer, which were 24.56% of total geographical area of dense forest. It's about around the 12.4. Okay, it around the 12.4%. Now, what are the changes here? The open forest area is 9.26. The mangroves is 0.5%. According to State Forest Report, the dense forest cover has been an increase about 3,976 square kilometers since 2017. It means the greenies are increased because we are using the follow the policies of the green the green policy, in which we are cropping the more and more trees. Here in 2017, 3,976 square kilometer trees are be covered the area. So we are becoming dense from now. But this is not enough. Why? Because this is not enough because our country, yeah, world area is a small, or one part of, we are the world largest, seventh largest country in the world, and sixth, and we are produce lots of toxins, gases, not only India but the whole world, so all developing countries. So this is a big problem. Okay, big problem for our nature, that we nature become affected from it. तो हमने ये वेनिस पढ़ा। ठीक है, आई पहले एक नंबर के लिए अगर हम किसी की बात करते हैं तो वह है INUCN। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये यूनियन है, जिससे आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का साथ सुना होगा, लेकिन ये भी उनमें से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल रिसोर्स और उनके लिए काम करती है। इसको लिटरेरी टर्म में IUCN कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स। तो अब इसने एक कैटेगरी बनाई है, वो कैटेगरी क्या क्या है, उस कैटेगरी को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कैटेगरी इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ पिछले एग्जामिनेशन की, तो इस कैटेगरी से ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे नॉर्मल स्पीसीज हो, एंडेंजर स्पीसीज हो और एग्जिस्टेंस स्पीसीज हो। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी पेपर में या हर पेपर में इन 5 स्पीसीज में से एक स्पीसीज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके एग्जाम्पल के साथ।
ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 1 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो ये जो हम स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल, एंडेंजर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज, ये स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये हर टाइम पेपर में आएगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको नोट करें। सबसे पहले हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि नॉर्मल स्पीसीज क्या होती है। तो नॉर्मल स्पीसीज अगर मैं लिटरली वर्क करूँ, विच आर नॉर्मल, विच आर इजिली अवेलेबल टू आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, एंड दे आर लिविंग विथ ह्यूमन बींग्स लाइक केटल्स, साल्स, पाइन्स एंड रोडेंट्स। These are normal species. Rodents आपने देखा होगा, चूहे वगैरह देखे हैं, कैटल्स देखे हैं, गाय भैंस वगैरह, बछड़ी देखा है आपने स्मॉल तोता पैरट वगैरह या मोर वगैरह देखा है। ये सब किस में आते हैं? नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, साल, पाइन्स, रोडेंट्स, ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 1 नंबर के लिए। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्जामिनर इनके 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीसीज हमने पढ़ा, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच आर इजिली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना कौन कौन से हैं? कैटल्स, जो आम कैटल्स हमारे यहाँ पे हैं, जैसे जिसको हम गाय भैंस बकरी वगैरह भेड़ वगैरह जो भी है। ठीक है, जो मनुष्य जो जिन जानवरों को अपने साथ रखता है। दूसरे साल है, पाइन्स है, रोडेंट्स है, चूहे वगैरह अपने आसानी से हर जगह, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये जो स्पीसीज है वो आमतौर पे आसानी से दिखाई देते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एंडेंजर स्पीसीज पढ़ेंगे। डेंजर का मतलब समझो। डेंजर मतलब क्या है? जब भी हम किसी कठिनाई में आते हैं तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? डेंजर बोलते हैं। ठीक है, इंडेंजर स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है जिसका एग्जिस्टेंस, यानी जो अब धीरे धीरे अपने अंत की तरफ चलना शुरू कर दी। ठीक है, वो कौन सी? इंडेंजर, यानी जो खतरे में आ चुकी हैं। These species which are in dangers of existence, and this survival of this species is difficult if the negative factor is that they lead to decline, their population continues to operate and their population is decreased by day. For example, the best examples are black bug, crocodile, Indian wild ass, Indian rhinos, lions, tails, mosquitoes, and stingrays. These are the best example for endangered species. Here student, now we are taking from the next is vulnerable species. ये vulnerable species कौन सी होती है? उस population in decline to the level from where it likely to move in endanger, यानी those species who start decline or move in endangered species in near future. And negative factors of continue to operate. For example, blue ships, Asiatic elephants, Gangetic dolphin. Now become to scare and not easily available to our surrounding are called a vulnerable species. Those species are not in danger but start to in danger zone. Okay. Now, what are the best examples? Is blue ship, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. अब we are tells about the rare species. दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपको आसानी से एंडेंजर स्पीसीज का अगर मैं बोलूँ, जो स्पीसीज अब नॉर्मल नहीं रही है, वो डेंजर्स में मूव आउट हो गई है, अब धीरे धीरे वो मिलना स्केयर हो गई है, वो क्या हो गई? इंडेंजर। वेनरेबल स्पीसीज कौन सी? भाई अभी तक जो संकट में नहीं थी लेकिन अब संकट में पड़ने वाली है,
वो वेनरेबल स्पीसीज है, जिसमें आपकी एशियाटिक एलिफेंट देखा होगा, यानी एशिया में जो एलिफेंट पाया जाता है वो, गंगा के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है वो, लूसिफ्स, ये सारे वेनरेबल स्पीसीज में हैं। ठीक है, अब हम एंडेमिक स्पीसीज के बारे में, सॉरी रेयर स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम है। ठीक, मे नॉट बी इनटू द इंडेंजर और वेल्युएबल कैटेगरी, तो ये ना इंडेंजर कैटेगरी में ना वेल्युएबल कैटेगरी में। ठीक है, affecting them to continue to operate. The example such species are Himalayan brown bear, ये सिर्फ आपको हिमालय में मिलेगा। इनमें एसेटिक वेफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है और हॉर्नबिल है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज, यानी इनकी जो तादाद है वो एक स्मॉल नंबर में आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बारे में जो इनके एग्जांपल्स है वो ब्राउन बियर है, एसेटिक बेफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है और हॉर्नबिल है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं एंडेमिक स्पीसीज। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एंडेमिक स्पीसीज। दिस स्पीसीज विच आर बी ओनली फाउंड इन द स्मॉल पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली आइसोलेट बाय द नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स। मतलब ऐसी स्पीसीज विच आर बी ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर प्लेस एरिया, यानी जो आमतौर पर पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। ठीक, आइसोलेटेड है बाय द नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ वही स्पीसीज पाई जाएगी, उसके अलावा ये एकदम रेयर पाई जाती है। ठीक, ये एंडेमिक स्पीसीज है जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी। तो ऐसी स्पीसीज कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल अंडमान टेल। ठीक है, ये कबूतर जैसा है जो अंडमान के आसपास वाले एरिया में एकदम पाया जाता है। तो आपको पता होगा अंडमान के आसपास में एक डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में से एक फॉरेस्ट है जो डेंस है और जो जिसको हम कैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं। फिर उसके बाद में हम मिथुन्स के बारे में पढ़ेंगे। निकोबार पिगन्स हैं, अंडमान वाइल्ड लाइफ पिग है, मिथुन है। मिथुन ये आपने देखा होगा, मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं हो रही है दोस्तों यहाँ पे। मिथुन आपको डियर की तरह दिखाई देगा, एकदम हिरन की तरह दिखाई होता है। ठीक, इसके बाद एक्सटेंट स्पीसीज पढ़ेंगे। दिस स्पीसीज आर फाउंड आफ्टर द सर्चिंग ऑफ नॉन लाइकली एरिया। तो एग्जिस्टेंट स्पीसीज दो स्पीसीज होती है जो ढूंढने पर ही उस एरिया में मिलती है। ठीक है, एंड लोकल एरिया रीजन्स ऑफ कंट्री कंटिनेंट्स एंड एंटायर अर्थ। फॉर एग्जांपल द स्पीसीज इज एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये आपको अब रेयर ही मिलती है। तो आपने चीता तो मूवी में देखा होगा, एकदम तेजी से स्पीड। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे यहाँ पे ये जो जनसंख्या थी इन चीताओं की वो धीरे धीरे एग्जिस्ट हो गई थी। तो 4-5 चीता भारत में छोड़े गए थे, साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। तो आपने देखा होगा सबसे तेज जो दौड़ने वाला अगर किसी एनिमल्स में बात करें तो वो है चीता, एशियाटिक चीता, जो लगभग हमारे देश से एग्जिस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे चीता वाली स्पीसीज को बढ़ाने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए मोदी जी ने अफ्रीका के जंगलों से 4 चीते लेके आए, 1-1.5 महीना उनको रखा और उनको भारत के जंगलों में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमने ये चीता के बारे में पढ़ लिया। ठीक, वाइल्ड लाइफ अगर मैं बात करूँ, ये हमारे लिए क्यों स्पीसीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जंगल है या वाइल्ड लाइफ है या हम हैं या कोई भी स्पीसीज है, तब तक सुख शांति से रह सकते हैं, तब तक जब तक ये सारी, क्योंकि हम सब बायोलॉजिकल सिस्टम के या हम साइकिल के सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हैं। अगर ये धीरे धीरे एग्जिस्ट होते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मानव भी पृथ्वी से एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये स्पीसीज जैसे जा रही है तो हमारा जो बायोलॉजिकल बैलेंस है इन्वायरमेंट का वो भी धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अदर जगह पे दिमाग कंसंट्रेट करते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। रिसोर्स
ऐसे जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं, ठीक है। यानी पहले तो मैं एक रिसोर्स बताऊँ, रिसोर्स क्या है, दोज रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड बाय द नेचर टू ह्यूमन बींग्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर ने गिफ्ट दिए, कैसे, ह्यूमन बींग्स को। अब ह्यूमन ने क्या किया, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर लिया है और अपने लिए यूजेबल बनाया। इसमें चाहे मिनरल्स आते हैं और बाकी रिसोर्स आ गए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है हमारे पास, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, यानी जो फॉरेस्ट हमें वुड देता है, बार्क्स देता है, लीव्स देता है, रबर देता है, मेडिसिन देता है, डाइस देता है, फूड देता है, फ्यूल देता है, फोडर देता है, मैन्योर देता है, ये सारे हमें किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कहाँ पे रहते थे बच्चों, जंगलों में रहते थे और जंगल पे बेस्ट इकोनॉमी में ही अपना काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश इंटरवेंशन कह लो या डेवलपमेंट के नाम पर कह लो, इन जंगलों को खाली करवाया गया और इन एनिमल्स को और इन जानवरों को धीरे धीरे शिफ्ट किया गया। चाहे इनके डैम बने हो, चाहे ऐसी इनको डेवलपमेंट के नाम में शिफ्ट, एजुकेशन के नाम से शिफ्ट करके वहाँ पे कॉलोनियाँ बिछाने की बात को, कॉलोनाइजेशन में जब फॉरेस्ट बहुत बहुत तेजी से ब्रिटिश काट रहे थे, तो ये भी इस कारण है, रेलवे बिछाना, फॉरेस्ट माइनिंग करना, ये सारी एक्टिविटी कमर्शियल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए इसी के अंदर आती है, ठीक है। इवन द इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। इसकी बात हमने अभी भी की। 1951 to 1918 अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land. मतलब these area are converted into agricultural land. And which factor about in 1951? In 1951, there is 26,200 square kilometer area which are converted in agricultural land. एग्रीकल्चर लैंड में करने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये समझिए, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती है अभी उसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें अनाज वगैरह चाहिए था, तो इस एरिया को कन्वर्ट कर दिया, करके एग्रीकल्चर लैंड में कर दिया। पॉपुलेशन किसी भी देश की सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट में जंगल चाहिए और जंगल को हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये कब किया, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर 1951 से लेकर 1980 तक। ह्यूमन फितरत होती है, हम डेवलपमेंट के नाम पे बेहतर सा किसके ऊपर काम करते हैं बेटा, जंगल को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने स्लेश ऑफ वन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक रूप, यानी एशियन टाइम से हम एक एग्रीकल्चर करते आए, उस एग्रीकल्चर को स्लेश ऑफ वन या झूम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें क्या करता है, जो ट्राइबल एरियाज है वो कुछ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड को एकदम साफ करते हैं, वहाँ पे जितने भी जंगल वगैरह, पेड़ वगैरह हैं, पेड़ पौधे या हर्ब्स वगैरह हैं, उनको काटते हैं और उनको जला देते हैं, और वो जो काटे हुए इलाके में जो राख बचती है उसको उस मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद वहाँ पे तब तक वो लोग खेती करते हैं जब तक वो अनफर्टाइल ना हो। इस टाइप के जो एग्रीकल्चर है उसको कौन सा एग्री बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो को आप स्लेश ऑफ वन, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हम आगे, ये सब किसके, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये इंडिया में ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड हर जगह फैली हुई है और सबसे ओल्डेस्ट में आती है, इसको ट्राइबल पीपल्स करते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। अब दूसरा जो मैं भी बात कर रहा था डेवलपमेंट के नाम पर, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी है वाटर वगैरह, तो डेवलपमेंट के नाम पर हमने जंगलों को भी काटा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश। इसका बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था जब ये जब बनना शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने ज़मीनें एक्वायर करना शुरू कर रहे थे, है ना। पहले इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये देखो, इस डैम से हम अभी बिजली बना रहे हैं, हम मतलब इंडिया,
ठीक है, हम लोग इससे बिजली बना रहे हैं, इसका पानी इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और टूरिज्म के लिए बहुत तेज़ी से अच्छे से इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब ये बन रहा था, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूँ, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा, जो ट्राइबल पीपल्स थे जो यहाँ पे रहते थे, उनको माइग्रेट करना पड़ता है। दूसरा, ये एक बैरियर का काम करता है। अगर मान लो ये बैरियर किस लिए काम करेगा, क्योंकि ये जहाँ पर बनेगा वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वहाँ के जंगलों को एकदम साफ कर दिया जाएगा। तो ये वाली जो समस्या है, सरदार सागर प्रोजेक्ट बना था, बहुत सारे जो जंगली में ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने इसने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और लेकिन एज ए डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट को सरदार सरोवर डैम बनाना पड़ा, ठीक है। अब इसके गलत बैड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट में नहीं जाऊँगा। हम पॉजिटिवली बात करते हैं। पानी आजकल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड में है, पानी है तो कल है, ठीक है। इसलिए वहाँ के आसपास के जंगलों को काट दिया गया। तो ऐसे नर्मदा अगर सागर डैम की बात करो तो ये इकलौता डैम नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे डैम है, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, हीराकुंड हो गया, है ना। उत्तराखंड में बहुत सारे डैम हो गए। तो भारत में एक चैनल से डैम से बनाए गए हैं वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे बड़ा फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और हमारी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको भी कई हद तक ये फुलफिल कर सकते हैं। एक अगर आप बात नोट करेंगे तो भारत में एक सबसे ज़्यादा जो रिचनेस है वो वाटर की है। हमारा जो नॉर्थ बेल्ट है वहाँ पे एम्बल्स रूप में वाटर है, लेकिन अगर यही पानी राजस्थान और गुजरात में या असम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ आते आते ये क्या होने लग जाता है, ड्रेन होने लग जाता है। इस एरिया में पानी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप इंडिया का अगर मैप देखें, इंडिया का अगर आपको मैं मैप दिखा सकूं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वाले इलाके में बहुत ही ज़्यादा पानी की हमें कमी देखने को मिलती है। मैं कौन सी वाले इलाके के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के इस वाले इलाके में बात कर रहा हूँ। ये राजस्थान और ये वाला जो बेल्ट है वो ड्राई इलाके में आता है, जहाँ पर पानी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट किस किस थ्रू की जा रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों। क्या बनाए जा रहे हैं, डैम्स। और राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो राजस्थान में कौन कौन से डैम है, अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के इस एरिया की बात करूँ, तो आपने यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम बनाया होगा। किस पे बना है, ये चंबल में, चित्तौड़गढ़ होते हुए ठीक है। आगे बढ़ के इसमें जवाई डैम, और इसके साथ बहुत सारे जवाई डैम हैं, ठीक है, पाली में। तो ये डैम्स हमारे वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब ये डैम्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया, कि कैसे हमारी इम्पोर्टेंस को पूरी करते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया। इससे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या पड़े मैंने ये भी आपको बताया। तो हमारी जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट को वो भी देखनी पड़ती है, इसलिए इन डैम्स का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नर्मदा हो गया, जो मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को साफ किया गया। हमारी जो माइनिंग की गई है, जिसमें से कोल वगैरह निकाले, जिसमें बक्सर टाइगर रिजर्व था जो वेस्ट बंगाल में है, उसको आसपास के एरिया को साफ किया डोलोमाइट माइनिंग के लिए, ठीक है। तो लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, अपना रूट चेंज करना पड़ा। उसमें बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह रहते थे, जंगली जानवर रहते थे, या ट्राइबल एरिया में जो पीपल्स रहते थे उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी एरिया में जाना पड़ा, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी बात करूँ तो जो डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो आसपास के एरिया को और उन लोगों को करता है जो वहाँ पे निवास या रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की अपनी बात की, A many forest environment is a whole the view of the greatness of degradation of the factors behind the depletion of forest resource are gazing fuel and collection।
और धीरे धीरे ये क्यों हो रहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंसान की, फ्यूल कलेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, वो जंगलों के थ्रू करते हैं, जंगली जानवरों चार वगैरह चराना, चरागाह, ये इसके बहुत सारे हमारे इकोसिस्टम को बदलने वाले फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता है वो कौन पूरी करता है? फॉरेस्ट पूरी करता है। हम एंशियंट टाइम से, आपने लेडीज़ वगैरह देखी होगी, एंशियंट टाइम्स में ये लोग जंगलों से सारी चीज़ें लाते हैं, जिसमें आप फोडर के रूप में लेडीज़ देखे होंगे। आप जंगल से लाई हुई वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे बेचती हुई दिखाई दे रही है, काटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारे किस्में जंगल से लाए गए हैं। तो फेलिंग ऑफ द सेंटर्स ऑफ द कंट्री आर वेरिएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिनरल्स एंड अदर रिसोर्स दैट will meet the demand of rapidly expanding the industrial, urban and economical, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल के रूप में ये सामानों को बेचकर कुछ अर्निंग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये सारे किसके ऊपर डिपेंड है? हैबिटेट्स, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। जब हम हिमालय युग की याद करेंगे कि हिमालय किस तरह बेस्ड है, जो हिमालयन यू अंडर ट्रेवल, हिमालय जो टैक्सीज हैं इन इज अ मेडिकल प्लांट, यानी जो आपने संजीवनी बूटी एक एपिक में सुना होगा, हमारे सबसे ओल्डेस्ट एपिक है रामायण, जिसमें जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है, वो जमीन पर लेटे होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए अपने हमारे जो हनुमान जी हैं वो हिमालय से पर्वत उठा के लाते हैं पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारे हाउसफुल मेडिसिन है, ठीक। यानी कहने का मतलब है जो पुरानी मेडिसिन है हमारे, अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे पाई जाते हैं? हाउस मेडिसिन वगैरह वो हिमालय रीजन में, यानी माउंटेन एरिया में या फॉरेस्ट एरिया में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। यानी ये मेडिकल साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, जिसमें से हर्ब्स वगैरह हम निकालते हैं, ठीक है। ये एरिया हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। केमिकल कंपाउंड कोल्ड है टेक्सोल्स, ठीक है। इसमें नीडल्स वगैरह, ट्विंस वगैरह, रूट वगैरह करते हैं। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सोल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ द नीडल्स, ट्विंग्स एंड द रूट्स ऑफ द ट्री एंड इट इज विल सक्सेसफुल हैबिटल डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। इनका डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, पॉचिंग वगैरह, ओवर एक्सप्लोजन वगैरह, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर। तो हमारी ये सबसे बड़ा लीड करती है किसको? बायोडाइवर्सिटी को। हमारे जो एनिमल्स मिलते थे वो एनिमल्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटेड कंट्री बन गए, और मेरे ख्याल से 1950 तो जाएगा नहीं, 1930 तक या 1935 तक वर्ल्ड की फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। चाइना को हम पिछाड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़े कारण क्या क्या है इसके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये होता है? सबसे पहले हैबिटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, हंटिंग हुआ है, पोचिंग हुआ है, एयर एक्सप्लोशन हुआ है, इन्वायरमेंट पोल्यूशंस है, पॉइजनिंग है, फॉरेस्ट फायर है, ठीक है। आपको बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जंगलों को काटना पड़ रहा है, ओवर शेयरिंग है, कंजप्शन है, ज़्यादा मुनाफे को देखते हुए जंगल काटते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है, हमने डेवलपमेंट के नाम पर जो सीमेंट, यानी उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे घर बना रहे हैं, जिसके वजह से वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे बैठ रहा है। तो ये पुरानी बात है, स्टडीज आती रहती है, लेकिन आदमी अपने डेवलपमेंट के नाम पर सारी चीज़ें को इग्नोर करता है और हम इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हमें इसका नुकसान होगा, ठीक है। अमेरिका कंज्यूम्स 40 टाइम्स ऑफ मोर देन रिसोर्स देन एवरेज ऑफ सोमालियन, यानी हम अमेरिकन जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वो लगभग कितने कर रहे हैं? 40%। और जो सोमालियन लोग हैं वो सबसे कम कर रहे हैं। द रिचनेस ऑफ सोसाइटी प्रोबेबली कॉज ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज, यानी अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, या जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट इन्हीं देशों ने किया है, ठीक है। और इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? हम लोगों को। जो इन्वायरमेंट चेंजेस हैं
वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली एक स्पीच सुनी होगी कि अमेरिका के, यूके के इनके कर्मों की सज़ा इंडियंस और बाकी देशों को भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल चेंजेस आ गए, इन्वायरमेंट डैमेज होता चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गई, कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया, जंगलों को कैसे ख़राब किया जा रहा है ये बताया, ठीक है। जंगलों से हम जो बेस्ट हमारी जो लाइफ थी, हमारी जो इनकम थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ठीक है। मेडिसिन, कल्चरल स्पेशलिटी सारे पेड़ों से जुड़ी हुई है। वुमेन्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इससे हुई है। वुमेन्स कैसे अफेक्टेड हुई है वो सबसे ज़्यादा समझे। सबसे जल्दी जाकर लेट तक काम हमारे देश में एंशियंट टाइम से वुमेन्स करती है। कल्चरली हमारे यहाँ पे देखा होगा, लेडीज सुबह जल्दी उठकर काम करती है, लगभग 10 किलोमीटर तक जाकर वो रिसोर्स कलेक्ट करती है, यानी फायरवुड कलेक्ट करेगी या पानी लेके आएगी, अपने बच्चों को देखेगी। ये सारे काम एंशियंट टाइम से वुमेन करती चली आ रही, ठीक है दोस्तों। अब हम ये पढ़ते हैं कंजर्वेशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है, कि कंजर्वेशन हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन। इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है वो ये है, conservation of forest and wildlife. The conservation is the rapid and decline the wildlife. तो now need we are the conserve the environment and our wildlife, ठीक है, by using the various methods. बचपन से छोटी क्लासों में या जब आप छोटे थे तब से एक ही चीज़ पढ़ाएं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने जंगल को ख़राब कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया, एयर को पोल्यूट कर दिया, वाटर को पोल्यूट किया, अब उसको बचाए कैसे, ग्रोथ के लिए क्या क्या करें, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बनाए रखें। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट मेथड है ये क्या है, कंजर्वेशन। हम जंगल को क्या करें, कंजर्व करें, किसके लिए, हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और ज़्यादा जिंदा रहना है तो हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इनको हम भूल नहीं सकते। रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट को आपने अच्छे से देख लिया है क्या हुआ। तो हमारे गवर्नमेंट ने भी वाटर, एयर और सॉइल को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को ठीक करने के लिए, तो इन जंगलों को क्या प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। हमारे देश में 1960 से लेकर 1970s तक कंजर्वेशन किया गया, जंगली जानवरों को कंजर्व करने के लिए बनाया गया एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी जंगली जानवर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। जो ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब किया, कब एक्ट बनाया, 1972। कब बनाया, 1972, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसी ने ही हमारे देश में सब कुछ चेंज किया है। किसने, 1972 ने, ठीक है। आई बात समझ में। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए, कब, 1972, ठीक। 1960 से लेकर हमने गंभीरता से इनको लेना शुरू किया और धीरे धीरे इन पे काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इन एनिमल्स को क्या किया गया, रिजर्व किया गया, उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पे दिया गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भारत में सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक और एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो इसको लॉन्च कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था, ठीक है। जब पहले लोग इसको एंजॉयमेंट के लिए बहुत तेज़ी से जंगलों को काट रहे थे, है ना। और जंगलों को काटने के साथ साथ हमारे भारतीयों में एक शौक था, वो था शिकार। और इसको ज्वाइन किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। और अपने खुशी के लिए इन भोले वाले जानवरों का वो शिकार करते थे, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे टाइगर हो, ठीक है, चाहे कोई भी मेमल्स हो, जंगली सुअर हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे हीरो हीरोइंस हैं या राजा कुमारी है या अपने पिक्चर्स में, वो कहाँ मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं, किसके, शिकार करते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। बहुत सारे जंगली जानवरों को मेहतासा शब्द मैं शायद
कम ही पड़ेगा इन्हीं के लिए, इन्होंने इनको बुरी तरह से मारा, ठीक है। और ये हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज किया। यानी 1827 एस्टिमेट थी, यानी जो सेंचुरी शुरू हुई थी उससे पहले जो वाइल्ड लाइफ थी वो 55,000 के आसपास थी। किसके आसपास थी? 55,000 पे। अब बचे कितने? 1827, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो उन्होंने लगभग 55,000 में से सिर्फ 1,800 यानी 2,000 की लगभग मान लो, यानी 53,000 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को एक्सिट कर दिया। तो उनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कब किया? 1973, जिसमें टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, ठीक है। आपने अभी ये जो टाइगर रिजर्व्स देखे होंगे, जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड का, सुंदरवन पार्क है, ठीक है, वेस्ट वन में, कान्हा वगैरह जी योजनाएं हैं, सरिस्का है राजस्थान वाली, रणथंभौर है, मानस है। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च की। किसको रिजर्व करने के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है। यानी जो 55,000 जो पॉपुलेशन थी, जो कम घटकर 1,827 हो गई। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1973 में, ठीक है। इसमें से बहुत सारे पार्क बनाए गए। जिम कॉर्बेट पार्क हो गया उत्तराखंड का, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया वेस्ट बंगाल, सुंदरवन हो गया, सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, है ना। मध्य प्रदेश में कान्हा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ, राजस्थान का मानस, है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। गवर्नमेंट लॉन्च किए 1973 में। किसको बचाने के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर में, ठीक है। कि प्रोजेक्ट टाइगर में ये सारे वाइल्ड लाइफ हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन से, किस प्रकार से इनको रिजर्व किया जाता है, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉरेस्ट हैं जिसको वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया गया है वो है रिजर्व फॉरेस्ट, यानी मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट है, ठीक है। जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व है, ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही है। रिजर्व फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंसर्न, यानी जंगल को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे देश में अब रिजर्व फॉरेस्ट आ गए। इसके बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया का एरिया जो आता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, 1/3, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको डिक्लेयर करता है, इसको प्रोटेक्टेड करता है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना हो। आपने ये घड़ियाल वगैरह देखा होगा, है ना। सबसे ये 1970 में इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही थी, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये वाला योजना चल रही है, ठीक है। डट्टी गंगा में या हमारे चंबल में, ठीक है ना। ये देखा होगा आप लोगों ने। तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। अब इनका जो वो है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है दोस्तों? धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपने आज का अगर पढ़ा होगा आज का अखबार, तो आपने देखा होगा चारों चंबल के चारों तरफ घड़ियाल हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होता है। तो ऐसे फॉरेस्ट जो वेस्टलैंड में आते हैं, जो बिलोंगिंग जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं। राजस्थान में आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो आम लोग हैं, यानी जो ट्राइबल एरिया कह सकते हो, गाँव वाले कह सकते हो, वो मिलकर जंगल को रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। वो अनक्लास फॉरेस्ट एरिया में आते हैं, ठीक। अब मैं आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो आपने बिश्नोई समाज का नाम सुना होगा, ठीक। तो एक ऐसी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लंबे समय से काम कर रही है, ठीक। सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को विलेजर्स एंड देमसेल्फ गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे राजस्थान में अलवर वगैरह है, जिसमें 1200 जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इसमें जो एग्जांपल है वो है भैरव देव सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी?
भैरव देव जो सेंचुरी है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें 1200 इसमें गवर्नमेंट से मिलकर इन्होंने अपने ही रूल रेगुलेशन यहाँ पे हंटिंग वगैरह क्या है मना है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है इनको फॉरेस्ट से ये वाइल्ड लाइफ और आउटसाइडर्स के इंक्रीजमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ जो लोकल लोग हैं वो भी इनकी क्या करते हैं रखवाली करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चले गए। तो राजस्थान में हुआ था एक चिपको मूवमेंट, ठीक, जिसमें एक लेडी ने खेजड़ी के ट्रीज को बचाने के लिए अपने प्राण निवा दी। तो एक चिपको जो फेमस मूवमेंट है वो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में, जिसको हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हिमालय एरिया में हुआ था जहाँ पर एक कम्युनिटी यानी इन्होंने क्या किया था, एफोरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए थे। वो पुरानी जो एंशिएंट मेथड है उसको इस्तेमाल करके खेती की थी। ये जो फेमस मूवमेंट है ये कहाँ पे चला था, उत्तराखंड में, यानी हिमालयन स्टेट है। ठीक है, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, डेवलपिंग अ न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग इन्होंने किया था। इसके बाद में उन्होंने एक मेथड लेके आए, उसको बोलते हैं बीज बचाओ आंदोलन यानी नवोदय आंदोलन। ठीक, नवध्यान आंदोलन कहते हैं इसको। विदाउट यूजिंग द सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, यानी प्रॉपर एंशिएंट मेथड का इस्तेमाल करके काम करना। इसके बाद में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया JFM, इसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें लोकल लेवल मिलकर यानी कम्युनिटीज मिलकर गवर्नमेंट के साथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें जो क्वेश्चंस की बात करेंगे एक एक नंबर में, तो में एक चिपको मूवमेंट हो गया, बीच वजह आनंदन हो गया, कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गई, टाइप्स ऑफ स्पीसीज हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। और मुझे लगता है दोस्तों मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, शायद मैं अपने कोशिश में कामयाब हूँगा। आपको अगर मेरी कोशिश को सही लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। और मज़ेदार वीडियो के आगे बनाने के लिए आपका प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।